Hi students. So today in this video we are going to learn about the classification of computers, and this classification is basically based on the size, performance and storage capacity of computers. तो साइज, स्टोरेज कैपेसिटी, उसका परफॉर्मेंस, वो कितना डेटा स्टोर कर रहा है, वो कितनी प्रोसेसिंग कर रहा है, उसका साइज क्या है, कितने यूजर उसको यूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया है, कंप्यूटर को चार भागों में डिवाइड किया. वी क्लासिफाइड इनटू फोर. द here we have the three. This is mainframe, and the last one we have super. So we have four types of computers. The first one is known as microcomputer, the second one is known as mini computer, the third one is known as mainframe computer, and the last one which is known as supercomputers. So in this classification we are going to study about the microcomputers, the mini computers, the mainframe computer and the supercomputers, and this classification is totally based on the performance, storage capacity and users, how many users can access that particular system. So according to that there are four types of कंप्यूटर्स. तो फर्स्ट वन लेट्स स्टार्ट विथ माइक्रो कंप्यूटर. तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर जहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, और ये कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन में इसकी जो कैटेगरी होगी ये सबसे लो लेवल पे होगी. यानी अगर हम लोग नंबरिंग करें तो सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट, देन मेनफ्रेम, देन मिनी एंड देन लास्ट वन द माइक्रो कंप्यूटर. सो ये सबसे निचले पायदान पे है. तो माइक्रो कंप्यूटर की जब बात करेंगे तो माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं और माइक्रो कंप्यूटर का क्या यूज है, और माइक्रो कंप्यूटर हमने देखा है या नहीं देखा है, इसका इस्तेमाल क्या है, इन सब सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे समझते हैं. तो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर की जब बात करते हैं तो इसका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है. साथ ही साथ ये लो कॉस्ट मशीन होता है. लो कॉस्ट मशीन मतलब इसकी कीमत भी कम होती है और इसका मेंटेनेंस जो होता है वो भी उतना काफी ज्यादा महंगा नहीं होता. दैट्स व्हाई इट इज स्मॉल लो कॉस्ट मशीन. और इस मशीन को एक ही यूजर एक बार में इस्तेमाल कर सकता है. दैट्स व्हाई इट इज सिंगल यूजर. एक मशीन को एक यूजर एक बार में यूज कर सकता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल यूजर. सो इट इज स्मॉल लो कॉस्ट सिंगल यूजर मशीन विथ मिनिमम प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी एंड नॉट सो मच हाई डेटा स्टोरेज कैपेसिटी. ठीक है. मिनिमम स्टोरेज प्रोसेसिंग स्पीड की जब बात करते हैं तो आज जो हम लोग स्पीड हम लोग यूज कर रहे हैं सिंपली अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, स्मार्टफोन्स पे, ये स्पीड जो है वो माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड है. क्यों? क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर्स के जो एग्जांपल्स हैं वो यही सारे हैं कि वो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर आप देखते हो वो माइक्रो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप कंप्यूटर आप देखते हो वो माइक्रो कंप्यूटर, जो टैबलेट्स होते हैं, जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स होते हैं, जो स्मार्टफोन्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? माइक्रो कंप्यूटर है. वहीं पे जब दूसरे कंप्यूटर की बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मिनी कंप्यूटर, तो ये मिनी कंप्यूटर क्या है इसको हम लोग समझते हैं. तो वहीं पे जब हम लोग मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं तो मिनी कंप्यूटर इज लिटिल लार्जर देन दिस माइक्रो कंप्यूटर. मतलब इस माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा साइज में ज्यादा होगा. और ये जो मल्टी यूजर सिस्टम होते हैं, मल्टी यूजर सिस्टम कहने का मतलब इस कंप्यूटर को एक बार में 400 से 200 लोगों तक इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मशीन और किस तरह की मशीन है. इसके अलावा इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो इससे कई गुना ज्यादा फास्ट होती है, बिकॉज कि ये सिंगल यूजर मशीन होता है और यहाँ कई यूजर एक साथ यूज करेंगे तो हर यूजर के लिए प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी हमें चाहिए. सो दैट्स व्हाई ये हाई प्रोसेसिंग स्पीड और इसके पास लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है इन कंपेयर टू दिस माइक्रो कंप्यूटर. इसके अलावा इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इसका इस्तेमाल रियल टाइम एप्लीकेशन में होता है. रियल टाइम एप्लीकेशन कहने का मतलब वैसे एप्लीकेशन जहां पे डेटा रियल टाइम पे आ रहा हो और उसकी रियल टाइम पे प्रोसेसिंग हो रही है. जैसे कि आपका रियल टाइम पे डेटा कहाँ आ सकता है? तो जैसे आप टिकटिंग की बात करते हो, ऑनलाइन टिकटिंग हो रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है? यूजर्स ऑनलाइन रियल टाइम पे डेटा भेजा और रियल टाइम पे उनको सीट्स बुक करके दी जा रही है. तो उस जगह पे रियल इस तरह के एप्लीकेशन को हम लोग कहते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन. तो इंडस्ट्री में जो रियल टाइम एप्लीकेशन यूज हो रहे हैं या फिर रिसर्च सेंटर्स में जो रियल टाइम एप्लीकेशन इस्तेमाल किए जा रहे हैं वहां पे मिनी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है. इसके एग्जांपल्स हैं तो वो PDP-11 एक मॉडल है कंप्यूटर का. वहीं पे IBM ने एक मिनी कंप्यूटर डेवलप किया जिसका नाम है IBM 800 सीरीज के जितने भी कंप्यूटर्स आएंगे वो कहलाएंगे मिनी कंप्यूटर. जैसे यहाँ पे जब हम लोग माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं तो जिसको आप पीसी बोलते हो ना, दिस इज पीसी बेसिकली इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ IBM. IBM ने एक डेस्कटॉप कंप्यूटर लॉन्च किया और उसका नाम दिया था पर्सनल कंप्यूटर. तो ये जो पर्सनल कंप्यूटर सीरीज के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं. वहीं पे 800 सीरीज के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो मिनी कंप्यूटर्स हैं. यहीं पे हम लोग बात करें जब तीसरे तरह के कंप्यूटर की जिसको हम लोग कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड इट इज सो मच लार्जर देन दिस
मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये मल्टी यूजर भी होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, हाई परफॉर्मेंस होता है और बहुत हाई स्पीड पे आपका ऑपरेट कर सकता है, बहुत हाई स्पीड पे। तो इस तरह के कंप्यूटर होते हैं वो कहलाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसमें कि स्टोरेज कैपेसिटी भी काफी ज्यादा होती है। सो लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी एंड लार्जर स्पीड देन दिस मिनी कंप्यूटर, एंड दिस मिनी कंप्यूटर इज लिटिल मच faster and have a larger storage capacity than this microcomputer. This is single user machine, this is multi user machine. तो यहाँ पे यूजर्स कितने होंगे वो भी है कि डिपेंडिंग अपॉन द मशीन इट इज 4 to 200। वहीं पे जब लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करते हैं तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक बार में कई सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उसके एग्जांपल्स भी अभी आपको दूंगा, कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स दूंगा किसी एप्लीकेशन को लेकर। इसके बाद ये इस्तेमाल बेसिकली कहाँ किया जाता है, जहां डेटा को स्टोर किया जा रहा है। किस तरह के डेटा को, तो सेंट्रलाइज डेटा को स्टोर किया जा रहा है। इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो इसको 3 तरह के सिस्टम्स के थ्रू एक्सेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टी यूजर और ये मशीन है। तो यूजर्स कहाँ कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं जो इस मशीन को ऑपरेट करेंगे या यूज करेंगे। तो पहला है डम टर्मिनल्स, दूसरा है पीसी और तीसरा है इंटेलिजेंट टर्मिनल्स। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि डम टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल और पीसी किसको कहते हैं, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो जब हम लोग डम टर्मिनल की बात करते हैं तो डम टर्मिनल वैसे टर्मिनल्स होते हैं जिनके पास ना अपनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है और ना ही जिनके पास अपना कोई स्टोरेज कैपेसिटी है, ना जिनके पास स्टोरेज कैपेसिटी है ना जिसके पास प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है। ऐसे मशीन को हम लोग कहते हैं डम टर्मिनल। वहीं पे दूसरा मशीन है जिसको हम लोग कहते हैं इंटेलिजेंट टर्मिनल। इंटेलिजेंट टर्मिनल वो टर्मिनल होते हैं जिनके पास अपनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है बट उनके पास अपना स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होता है। दे हैव बेसिकली दे हैव प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बट हैव नॉट एनी स्टोरेज कैपेसिटी। वहीं पे जब पीसी की बात करते हैं, यानी जैसे हमारा और आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इनके पास अपना स्टोरेज कैपेसिटी भी होता है और इनके पास अपनी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी होती है। सो ये किसी भी तरह के सिस्टम्स के थ्रू आप मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज कर सकते हो। अब इसका एक रियल टाइम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो जो आप ऑनलाइन टिकटें बुक करते हो, चाहे वो रेलवे की टिकटें हो या फिर आप मूवी थिएटर्स की बुक माई शो पे जाके टिकटें बुक करते हो, तो वहां पे क्या होते हैं, एक साथ कितने यूजर टिकट्स को बुक कर रहे होते हैं ये आप जानते हो कि हर बार आईआरसीटीसी क्या करता है, बुकिंग के लिए नंबर ऑफ टिकट्स बढ़ा रहा है कि एक सेकंड में ये इतने टिकट बुक कर सकता है। 1400 टिकट, पहले ये 700 टिकट था, उसके पहले ये लगभग 250 टिकट पर सेकंड होते थे। तो ये क्या किया जा रहा है, नंबर ऑफ टिकटिंग को बढ़ाया जा रहा है। तो यानी अगर कह रहे हैं कि 1400 यूजर्स 1400 टिकट इशू किया जा रहा है, दैट मींस 1400 यूजर्स है एक बार में, तो 1400 यूजर्स को एक बार में ये एक्सेसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो वहां पे जो मशीन इस्तेमाल किया गया है उसको हम लोग कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। और मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स है जैसे CDC 6600, IBM का ES0000 सीरीज, जो ES5 ES000 सीरीज का जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में आते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, अगर इसको भी हम लोग सुपर कंप्यूटर से कंपेयर करके देखें तो जब हम लोग बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो ये सबसे ज्यादा सबसे फास्ट काम करने वाला कंप्यूटर है, मेन फ्रेम से भी कहीं ज्यादा फास्ट। और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं हम लोग, यहाँ पे इन सारे कंप्यूटर्स में हम लोग इंस्ट्रक्शन पर सेकंड की बात करते हैं, जबकि यहाँ पे कहते हैं हम लोग फ्लॉप्स की बात करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। तो बेसिकली जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे लॉगरिथम्स आपने यूज किया होगा, तो लॉगरिथम्स में क्या करते हो कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ 36924 ऐसा कोई नंबर है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ना, हम कर देते हैं इसको 3692645 इंटू 10 टू द पावर हाउ मच 1 2 3 4 -4, ऐसा कुछ करते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट पार्ट, दिस इज कॉल्ड मेंटिसा पार्ट, ठीक है। और अगर दो नंबर है तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं 76942
679, अगर ऐसा है तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं ना, 7694267 इंटू 10⁻⁻4। अब ये क्या हो गया, बेस दोनों का बराबर हो गया। अब इसका आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इसी तरह इसको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट, यानी यहाँ के बाद का ऑपरेशन। तो डॉट के बाद का कितना लंबा ऑपरेशन कर सकता है कोई कंप्यूटर। और आज जो कंप्यूटर होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट बेस्ड कंप्यूटर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक वो यूज करते हैं। आप हायर क्लासेस में जाओगे, आर्किटेक्चर पढ़ोगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी सीपीयू के अंदर। तो सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पे अपना टास्क परफॉर्म करता है। और आज के डेट में गीगा और टेरा फ्लॉप्स पे काम हो गया। अब जो सुपर कंप्यूटर्स आ गए हैं, अभी यूएस और चाइना में कंपटीशन चल रहा है, हर साल कोई ये फास्ट सुपर कंप्यूटर लेके आ रहा है, कभी वो लेके आ रहा है। तो अब ये जो गीगा फ्लॉप्स में हुआ करता था, अब ये टेरा फ्लॉप्स, मतलब टेरा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ये मल्टी यूजर होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग होगा, वेरी हाई परफॉर्मेंस होगा, इनके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होगी, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस या हर वो तरह का काम जो काफी क्रूशियल होगा, वहां पे सुपर कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग में 3 महीने के बाद का वेदर क्या होगा उसको हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं। ये काफी कैलकुलेटिव होता है कि अभी हवा का डायरेक्शन कैसा है, यहाँ हवा का टेम्परेचर कैसा है, धरती का रोटेशन क्या चल रहा है, अर्थ का रोटेशन क्या चल रहा है, सूरज से कितनी कितने आ रही है, सूरज का वो किधर घूमेगा, इन सब को कैलकुलेट करते हुए आपको किसी 2 महीने के बाद का आप वेदर रिपोर्ट तैयार करते हो। तो वहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे सुपर कंप्यूटर्स को इस यूज किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर्स जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स से हाई परफॉर्मेंस होता है, लेकिन सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर का ज्यादा रियल टाइम एप्लीकेशन है और ये इंडस्ट्री में बिजनेस एप्लीकेशन के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। जबकि सुपर कंप्यूटर्स का मैक्सिमम यूज जो होता है वो रिसर्च सेंटर में होता है या रिसर्च पर्पस के लिए किया जाता है। जब हम लोग सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो सुपर कंप्यूटर में आईबीएम ने भी कुछ सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं, भारत ने भी सुपर कंप्यूटर बनाया है। और भारत ने जिस सुपर कंप्यूटर को बनाया है उसको हम लोग कहते हैं परम। ये परम 10,000 ये पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप किया गया सीडैक के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक पुणे का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने ये परम 10,000 कंप्यूटर बनाया और अभी एक लेटेस्ट परम सीरीज का एक नया कंप्यूटर लाया गया है जो भी आईआईटी बीएचयू में रखा गया है, जिससे कि भी वेदर फोरकास्टिंग के रिसर्च पे काम किया जा रहा है। तो इस तरह के कंप्यूटर्स जो होते हैं काफी हाई। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो सारी प्रोसेसर होते हैं वो कई हजार प्रोसेसर पैरेलली काम करते हैं। तो यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आता है। तो दीज आर द बेसिकली डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।